में भी पूरा सफाया उनका हो गया, बिहार में भी उन्होंने पिछले उम्मीदवार के बेटे को अपना प्रत्याशी बनाया, उनका वहां पे काफी बुरा हाल हुआ। कई लोग कांग्रेस में बल्कि केंद्र से गए प्रचार करने, जरूर कई सारी फोटो ऑप हुई। वेस्ट बंगाल में वो नहीं निकल पाए, कांग्रेस कहीं नहीं आ पाई। तो इस मामले में अगर जैसे लालू यादव अपने आप को ओपन रख रहे हैं, लालू यादव काफी खुश हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ से पतन की शुरुआत है, वो मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा इस समय में हो सकता है। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का जो मायने है बिहार में, नीतीश कुमार की एक देन है कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गई है। उस मसले पे वो उतने खरे नहीं उतरते। लेकिन अगर कांग्रेस सब जगह हारती है तो नीतीश कुमार अगर आगे का ऑप्शन सोचते हैं तो वो ऑप्शन कांग्रेस के साथ वीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी का कहना है कि जो ये अनिर्णय की स्थिति है, जो इनडिसाइसिवनेस है बीजेपी और जेडीयू के स्तर पर नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या ये अनिर्णय की जो स्थिति है आने वाले चुनावों में दोनों पार्टियों पर और भारी पड़ सकती है? इसी मुद्दे पर हमारी खास बातचीत जारी है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। आपका जीत के बड़े बड़े दावों के बीच महाराजगंज की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर इसे एक बानगी माने तो इस फैसले से बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में दरारें पैदा हो गई हैं। दरअसल इस चुनाव में उम्मीदवारों से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि नीतीश और लालू की साख दांव पर थी। लेकिन संकेत तो साफ है कि मोदी विरोध से नीतीश ने शायद अपना नुकसान खुद किया है। महाराजगंज के मायने क्या हैं? सुशासन पर नजर किसकी लगी? बिहार में दरार क्यों पड़ी? एनडीए में खटास की वजह क्या है? मोदी फैक्टर से लगा नीतीश को झटका। महाराजगंज में आरजेडी की जीत बड़ी बात भले हो, पर उससे बड़ी बात है जेडीयू बीजेपी के अहम के टकराव की। और इस टकराव ने मायूसी और हताशा में चल रही एक पार्टी को फिर हुंकार भरने के लिए खड़ा कर दिया है। शुरुआत हो गया है ना उनका। अब इस चुनाव से परिवर्तन रैली से, इस चुनाव से, महाराजगंज के चुनाव से बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, तब परिवर्तन अब शुरू हो गया है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार पीके शाही को मात देकर जेडीयू के घर मातम पसार दिया है। और लालू की माने तो ये नीतीश के घमंड की हार है। हार है नीतीश कुमार का, उसके गवर्नमेंट का, उसके नीतियों का, उसके फेलियर का, उसके ढोंग का, नीतीश का। लालू भले कहें कि ये नीतीश के घमंड की हार है, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं। नीतीश के मोदी विरोध में बिहार बीजेपी को नीतीश विरोधी भी बना दिया है। सरकार मिलकर जरूर चल रही है, लेकिन हर रोज मोदी के खिलाफ जेडीयू के बोल का ताबड़तोड़ जवाब बीजेपी के स्थानीय नेता देते रहे हैं। और संकेत जनता के बीच अच्छा नहीं गया, जिसका नतीजा महाराजगंज के रूप में सामने आया है। और खुद हारे हुए उम्मीदवार भी यही मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में दिलचस्पी की कमी देखी गई है। किसी व्यक्ति के विषय में बोलना न उचित है, न मेरी जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के कुछ साथियों में उत्साह की कमी जरूर दिखी है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता इस आरोप को खारिज भी नहीं कर रहे हैं। गुजरात की जनता ने अगर नरेंद्र मोदी के चारों सीटों पर उन्हें बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उन पूरे विकास के लिए एक सुखद समाचार है। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद और पार्टी के प्रचारक के तौर पर उनकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए साफ है कि बीजेपी नीतीश के लाख विरोध के बाद भी मोदी को साइडलाइन करेगी। और इसीलिए आडवाणी के मोदी विरोध के बाद भी पार्टी मोदी के साथ खड़ी रही। ऐसे में अगर मोदी विरोध की तलखी को जेडीयू कम नहीं करता तो महाराजगंज की पुनरावृत्ति होने के आसार फिर बन सकते हैं, क्योंकि मोदी गुजरात उपचुनाव के नतीजों से फिर पोस्टर बॉय बन गए, जबकि नीतीश चिंता में है। समय के लिए पटना से आशुतोष के साथ मृत्युंजय कुमार।
जी, और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नतीजों से एक बात ये साफ हो गई, भले हम गुजरात के चुनावी नतीजों की बात करें या फिर महाराजगंज के चुनावी नतीजों की, कि नरेंद्र मोदी फिर भी कम से कम गुजरात में अपने स्तर पर आत्मनिर्भर हैं पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो क्या मोदी का विरोध करके भी एनडीए को उतना मजबूत रख सकते हैं? इस बात की पोल जरूर आज खुल गई है। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, जेडीयू के नेता। उपेंद्र जी, खुद शाही साहब ने कहा कि गठबंधन के कुछ जो साथी थे उनमें उत्साह की कमी दिखाई दी और उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया बीजेपी की तरफ कि हाँ, वो लोग शायद उतने उत्साहित नहीं थे मुझे देखकर। उसके बाद भी आप कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से ये जो चर्चा हो रही है मैं इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले दिनों भी जब 2010 में उपचुनाव 17 सीटों पर बिहार में हुआ था और उस समय भी विपक्ष को 17 में 13 सीटें मिली थी, तो इस तरह के बयानबाजी उस समय भी कर रहे थे लोग। और लालू प्रसाद तो बयानबाजी में बड़पोलेपन के शिकार होते हैं। उस समय उनका यही था कि अब नीतीश कुमार का अंत होने वाला है। उपेंद्र जी, हम यहाँ लालू के बयान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ विधानसभा का आम चुनाव उपेंद्र जी, हम यहाँ लालू के बयान की बात नहीं कर बिहार रहे की हैं, जनता शाही साहब के बयान की बात कर रहे हैं जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ, नहीं, मेरी बात को अब सुन लिया जाए तो जब फिर वही इसके बाद जो बिहार में विधानसभा का आम चुनाव हुए तो वही बिहार की जनता जो 2010 में 17 उपचुनाव में विपक्ष को बहुमत दिया था और आम चुनाव में बिहार की जनता इतना नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत दिया कि विपक्ष को विपक्ष की भी हैसियत के बराबर नहीं छोड़ा। इसलिए ये कहना गलत है। उस समय उपेंद्र जी, ये तो अतीत की बात है। का एक सेक्शन उपेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी को बिहार में लाना चाहते थे, लेकिन बिहार में नरेंद्र मोदी जी के बिना प्रचार किए हुए ही सिर्फ सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजा गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्पष्ट बहुमत आया। संजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजय जी। महाराजगंज को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी कहीं से कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये राजद का सीट था। राजद अपना सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुआ। हमारी मर्यादाओं हम उससे सीट नहीं ले पाए, यही हमारी उपेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, कि क्या कारण हुए। उपेंद्र जी जो बात कह रहे हैं ना कि ये पहले भी हुआ है कि जिस समय बाई इलेक्शन में, पिछले बाई इलेक्शन में, असेंबली के पहले, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले ये गठबंधन चुनाव हारी थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उस समय बीजेपी और जेडीयू के टूट की कोई बात नहीं थी। वो दोनों उस समय यूनिटी उनकी इंटैक्ट थी और उस गठबंधन से इनको लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि लोगों को जो इनके वोटर हैं, देखिए मैं वो चीज कह रहा था कि धीरे धीरे वोटर की जो साइकी है वो बिहार में जो 10 साल पहले थी, 7 साल एनडीए के शासनकाल को हो गए, उसके पहले की जो साइकी थी, लोग उस साइकी से उबरना चाहते थे, विकास की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए हिस्टोरिक मैंडेट दिया। उस बाई इलेक्शन के होने से जो वोटर थे, जो सिंपैथेटिक थे इस चीज को, उनके अंदर एक खौफ पैदा हुआ कि ये ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद यादव वापस आ जाएं, और वो खौफ जो है वो ट्रांसलेट हुआ आने वाले इलेक्शन में। इस बार वो चीज, सिचुएशंस डिफरेंट हैं, इस बार दोनों के अलग अलग होने की बात है। ये जो चीज है, जिस तरह की बात अभी सुधांशु जी कर रहे हैं और जिस तरह की बात उपेंद्र जी कह रहे हैं, ये लग रहा है कि एक नई सोच ये आ रही है कि गठबंधन को रखा जाए। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। सुधांशु जी, यही बड़ा सवाल है मेरा आपसे। सीधा सवाल अभी है कि बीजेपी बिहार में कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, कमोबेश बराबर की पार्टनर है जेडीयू की। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के जो समर्थक हैं बिहार में, जब वो देखते हैं लगातार नीतीश कुमार मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनकी भावनाएं भी उससे आहत होती होंगी। तो क्यों ना ये माना जाए कि इस तरह के चुनावों में जब जनता दल यूनाइटेड का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था, तो वही बीजेपी के समर्थक अब जानबूझ के नीतीश के खिलाफ वोट करेंगे ताकि उन्हें उनकी हैसियत बताई जाए और ये बताया जाए कि अगर आपने मोदी का विरोध किया तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, इतने वैमनस्य से राजनीति थोड़ी होती है, लेकिन ये तो की जा रही है। अगर चलता है तो एक सेकंड सुनिए ना, अगर गठबंधन चलता है तो इतने वैमनस्य से गठबंधन चल ही नहीं सकता। मेरा इसलिए कहना है कि सारे में, और ये एक और मैं थोड़ा कहना चाहता हूं, मैंने अभी शाही जी का बयान सुना, कहीं मुझे लगता है कि हमें संयम रखना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी हार किसी एक संगठन के कुछ लोगों के उत्साहित न होने से नहीं हो सकती है। इसके कारणों का हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी और उससे सबक लेने पड़ेंगे। और मैंने कहा कि हम लोग तो इसको कभी भी किसी एक संगठन का चुनाव नहीं देखते, हम तो गठबंधन का चुनाव देखते हैं और उसी भावना से सारी चीजों को करना चाहिए। हम लोग मजबूत होंगे
और एकजुट होकर लड़ेंगे तभी व्यवस्था बिहार के अंदर हम लोग ठीक कर पाएंगे। और अगर बयानबाजी के अंदर अगर संयम नहीं रखा जाएगा तो इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन मजबूत सुधांशु जी, सवाल ये है कि मजबूत होंगे कैसे? लगातार जब ये लोग खबरें सुनते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। नहीं, देखिए मेरा क्या कहना है कि ये हम लोगों का जो गठबंधन है वो आज इतना पुराना गठबंधन हो चुका है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन संयम जो है, मनभेद और मतभेद दोनों के अंदर हमें फर्क करना पड़ेगा। आज मतभेद हो सकते हैं, मतभेद की स्थिति नहीं आई है और उसको लाने की जो कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। और इसका उत्तरदायित्व सारे नेतृत्व पे है। सारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो भाषा के संयम रखे, आचरण में संयम रखे और गठबंधन को मजबूत कैसे करना है उसकी भावना से अगर इस सारी चीजों को देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, बहुत माफी चाहूंगा, हमारे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उपेंद्र जी आपका और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और जेडीयू भले ही लाख इनकार करें इस बात से कि हमारे बीच किसी तरह की दरार नहीं है, किसी तरह का रिफ्ट नहीं है, लेकिन जो इतने बड़े पैमाने पर पार्टी की वहां पर हार हुई है, जेडीयू की हार हुई है, कमोबेश वो तो यही बताती है कि हाँ, दोनों पार्टियों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी इतना है।